है ना। तो आप लोग जब इसके बारे में बात करेंगे कि ये 16.1 एक्सरसाइज जो है पुरानी बुक्स के हिसाब से, नई बुक्स में इस चैप्टर का नंबर आई थिंक 14th है, चेक करिए, है ना। तो ये आपके एक्सरसाइज में नहीं था। अब इसमें क्या दो तरीके से पढ़ सकते हैं हम लोग, कैसे पढ़ सकते हैं, या तो मैं आपको एक्सरसाइज नहीं करवाता और जब भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता तो फिर साइड के अंदर मैं आपको बताता कि भाई ये वाला वो पोर्शन है, पहले ये समझिए। तो इससे बेटर ये है कि बार बार क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम आए और हम लोग सैंपल स्पेस ना निकाल पाए। इससे बेटर ये है कि हम लोगों ने सबसे पहले एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। जब हम लोग एक्सरसाइज को कंप्लीट करें तो अब इससे रिलेटेड जो भी चाहे मिसलेनियस में अभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी मिसलेनियस के अंदर जब सैंपल स्पेस होता है ना, फेवरेबल कंडीशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब आपको पता ही नहीं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने कैसे हैं, क्योंकि सैंपल स्पेस ही तो होता है वो जो डिसाइड करता है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का नंबर कैसा लिखा जाएगा। तो ये बेसिक नेसेसिटी है कि आपको सैंपल स्पेस निकालना आना चाहिए, सही है। और हम लोग जब अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जब कंप्लीट कर रहे हैं तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या होगा कि पॉइंट 2 एक्सरसाइज के अंदर आपको वही सारे बेसिक्स काम में आएंगे जो मैंने आपको पहले पढ़ाए थे। तो उसका मैं एक शॉर्ट रिवीजन आपको अभी करवा रहा हूं, आप उनको वापस से देख लीजिए। क्या क्या मैंने आपको फॉर्मुलाज लिखवाए थे, उसमें कुछ नए फॉर्मुलाज भी एड ऑन होंगे और कुछ चीजें आप लोगों को पढ़नी। तो आज भी फिर मैं वापस बोल रहा हूँ कि फिर से वही वाली बेसिक वाली क्लास है, तो उसके बारे में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। तो आप चेक करिए एक बार। तो मैंने उस दिन जहां तक मुझे याद है हाँ दीजिए, देखिए। तो मैंने उस दिन जहां तक मुझे याद है मैंने आप लोगों को इंटरसेक्शन और यूनियन के बारे में बताया था, उनके वर्ड मीनिंग भी बताए थे, एंड और करके उसके बारे में। तो सबसे पहले सबका ध्यान इधर, तो जो बेसिक्स हैं, है ना, उसके बारे में क्या है वो चेक करिए कि सबसे पहले बेसिक्स क्या है, इस चैप्टर के बेसिक्स क्या है। ये सेम 12th में भी काम आना है, तो आपको अपने नोट्स भी संभाल के रखने हैं और उसको दिमाग में भी रखना है अच्छे से, क्योंकि 12th में 3 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो अब क्या होगा जब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो इसमें क्या होगा कि बेसिक्स के अंदर सबसे पहली चीज कि अगर कोई सैंपल स्पेस है ना, मान लिया अगर एक सैंपल स्पेस है और अगर सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 और 6 आ जाता है, देखिए एक बार अच्छे से, डाइस को थ्रो करने के बाद ये आ सकता है। तो सबसे पहले एक मैं इवन इवेंट बना लेता हूं जिसके अंदर मैं सिर्फ इवन नंबर लूंगा, और एक मैं E2 इवेंट बना लेता हूं जिसमें मैं सिर्फ 2 4 6 1 3 और 5 होगा। अब अगर मुझे निकालना है A यूनियन B, सुनना अच्छे से। अब इसका नाम क्या रखा गया हम लोगों ने, इसको यूनियन बोलते हैं। यूनियन का मतलब क्या होता है, मर्ज कर देना। और इसका वर्ड मीनिंग क्या है, और सुनना अच्छे से, जो एब्सेंट थे स्पेशली वो सुनिए। ये इसको यू ऐसा है तो यूनियन बोला जाता है। ए यूनियन बी का मतलब यह है कि दो चीजों को आपस में मर्ज कर देना है, एक बात। दूसरी बात, अगर आप यूनियन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आपको ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म में बना के दिया जाएगा, वो वर्ड फॉर्म में भी आपसे पूछता है। एंड वी हैव द वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब यह है कि आपको वो बोल सकता है फाइंड ए और बी, समझ में आया ना। तो इसमें थोड़ा सा आप टेक्निकली आपको दिमाग में बैठाना पड़ता है, जैसे कॉमर्स वाले नहीं करते, वो क्रेडिट और डेबिट वाला मामला होता है, कई बार डेबिट हो रहा होता है लेकिन पता नहीं क्या क्या कंसिडर कर लेना पड़ता है। ऐसा कुछ नाटक है उसके अंदर। एक जगह जब मैंने पढ़ा था तो मुझे पता था, एक जगह ऐसा नाटक है 100%। ये बाद में डिस्कस करेंगे, अभी वीडियो चल रहा है ना, ठीक है। हाँ ध्यान दीजिए, हाँ चेक करिए, क्योंकि मैंने जिससे पढ़ा था वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो उन्हीं से मैंने पढ़ा था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि इसको ऐसा होता है पर इसको ऐसा कंसिडर करते हैं। तो मैं समझ गया था ये केमिस्ट्री का एक्सेप्शनल केसेस में से एक है ना, ऐसा कुछ था, पता नहीं। ध्यान दीजिए। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए यूनियन का बी का मतलब है कि दो चीजों को मर्ज कर देना है। तो जब आप ए यूनियन बी निकालेंगे ऐसे, अच्छा ये मैंने आपको उस दिन प्रोबेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बताया था, मैंने ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये चैप्टर 1 का टॉपिक है जिसके ऊपर एक्सरसाइज 1 पॉइंट समथिंग कुछ में कुछ इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो ए यूनियन बी मतलब, या फिर मैं अगर मैं बोलूं E1 यूनियन E2, इसका मतलब ये सिंबॉलिक फॉर्म है कि E1 और E2 को आपको मर्ज कर देना है। जब आप मर्ज करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 क्या सारे डिजिट आ जाएंगे। मर्ज करते वक्त आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि इन दोनों के अंदर अगर कोई रिपीटेटिव नंबर आ रहा है, जैसे मान लीजिए अभी तो कोई रिपीट नहीं कर रहा है,
मर्ज करना मतलब इन सारे के एलिमेंट एक ऐसे सेट में आ जाने चाहिए। एक बात, अगर मान लीजिए यहाँ पे 1, 3, 5 दो बार होता, तब भी मैं मर्ज करते वक्त एक ही बार लेता, क्योंकि सेट जो होता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, सिमिलर डेटा, लेकिन वो कभी भी रिपीटेटिव वैल्यूज को एंटरटेन नहीं करता। इस बात का ध्यान रखिए। एक बात तो यूनियन मतलब समझ में आया, इसका वर्ड मीनिंग क्या है? एक बात, अगर E1 और E2, सुनिए, अगर E1 और E2 दो इवेंट्स को मर्ज करते वक्त क्या ये वापस से सैंपल स्पेस बन गया है क्या? अच्छा, हम लोगों ने इंटेंशनली तो बनाया नहीं है, ये तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है ना, तो हम लोगों ने इंटेंशनली तो नहीं बनाया है। तो अगर सैंपल स्पेस बन जाए तो हम लोग बोलेंगे E1 एंड E2 आर एग्जॉस्टिव इवेंट। कौन सा इवेंट है ये? एग्जॉस्टिव इवेंट है। आप एक साथ ही लिखिएगा, पहले समझ लीजिए इसको पूरा। समझ में आ गई बात? एक चीज। दूसरा, एक होता है ए इंटरसेक्शन बी, इसका जो मतलब होता है उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। सुनिएगा, जैसे इसको क्या बोलते हैं? यूनियन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लेना। जैसे उन दोनों में क्या होता था? मर्ज कर रहे हैं हम लोग, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? दो में से कॉमन निकाल रहे हैं, इन दोनों में से कॉमन टर्म कौन सी है। और इसका जो वर्ड मीनिंग होता है वो होता है एंड। अगर मैं बोल रहा हूं ए एंड बी, तो इसका मतलब यही है कि मैं आपको यूनियन नहीं इंटरसेक्शन के बारे में बोल रहा हूं। और अगर मैं बोल रहा हूं ए और बी, इसका मतलब मैं यूनियन के बारे में बात कर रहा हूं। तो अब जैसे कि मान लीजिए E1 इंटरसेक्शन E2, नाउ टेल मी, इज देयर एनीथिंग कॉमन बिटवीन E1 एंड E2? कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो उसको हम लोग फाई से प्रेजेंट कर लेते हैं। फाई इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ वॉइड स्पेस, मतलब खाली जगह है। यहाँ पे क्या इसमें कुछ कॉमन आया गया? तो अब इसमें मैंने उस दिन बोला था कई जगह जीरो लिख देते हैं। जीरो लिखने का मतलब यह है कि आप एग्जामिनर को यह बता रहे हैं कि E1 और E2 में एक जीरो डिजिट कॉमन है। इज इट पॉसिबल? नहीं है क्या? नहीं। तो इसमें क्या होगा? इसमें हम लोग फाई प्रेजेंट करते हैं। फाई का मतलब यह होता है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और खाली जगह को प्रेजेंट करने के लिए हम लोग फाई यूज करते हैं। जो खाली जगह होती है ना, उसको प्रेजेंट करने के लिए वी आर यूजिंग इट एज अ फाई। आपको बात समझ में आ रही है? जो झूठ बोलेगा फेल हो जाए, भगवान जाने। पक्का समझ में आया? हाँ जी, करेक्ट है। अब सुनिए, अगर दो इवेंट में कुछ भी कॉमन ना आए, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? इफ देर इज नथिंग कॉमन बिटवीन ए एंड बी, दो इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं। बोलिए सही है क्या? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये तो थी, ये मेन पार्ट है हमारे इस चैप्टर का, इसलिए मैं इसको वापस से रिवाइज करवा रहा हूं। अब इसके बाद में सारे पॉइंट्स और देखिए अब जो आप लोगों ने जो पढ़ रखा है वो बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, तो उसको क्या लिखते हैं? फेवरेबल कंडीशंस डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। सही है क्या? यही पढ़ा है आप लोगों ने 10th में। फोर्थ, किसी भी प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है वो 0 से 1 के बीच में होगा। इट मींस हम इसको बोल सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी लिखें तो E1 की प्रोबेबिलिटी, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/6। बताइए 3/6 क्यों लिया? फेवरेबल कंडीशन इज 3 और टोटल आउटकम्स आर इसकी 3/6, इसकी तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा? इट कुड बी 1। अच्छा, इसकी 0/6। अब आप मुझे बताइए, क्या प्रोबेबिलिटी में जब आप बोलते हैं फेवरेबल कंडीशंस, क्या ऊपर कभी नेगेटिव नंबर आ सकता है क्या? क्योंकि आप काउंटिंग कर रहे हैं और काउंटिंग कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, काउंटिंग मिनिमम 0 हो सकती है। अच्छा, क्या फेवरेबल कंडीशन टोटल आउटकम्स को एक्सीड कर सकता है? भाई जो भी आंसर आएगा वो कहां से आएगा? सैंपल स्पेस से। इसलिए रेंज जो होती है या फिर जो उसका जो एरिया है वो 0 से, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। अंडरस्टूड? कोई डाउट तो नहीं? अब आगे 5th पॉइंट। अब ये फॉर्मूला मैं आपको लिखवा रहा हूं। तो फॉर्मूले में क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला है। सुनना अच्छे से, अभी आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी याद करने में, बाद में थोड़ा आराम मिल जाएगा। सुनिए, इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। आपके चैप्टर 1 में एक टॉपिक है शॉर्ट फॉर्म में जिसको बोलते हैं वेन डायग्राम। वेन एक मैथमेटिशियन थे जिसको वो जो डायग्राम वो देके गए थे, तो वो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन अभी आप उस फॉर्मूले को पढ़िए, बहुत सिंपल सा है। तो ए यूनियन बी, मैंने क्या बोला था? किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको उसका बेसिक्स क्लियर है तो फिर आपके लिए वो चैप्टर थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। अगर आपका बेसिक्स ठीक नहीं है
तो आप हर बार उस चैप्टर में जा जाके अटकेंगे। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं, जिन स्टूडेंट की कॉपी करने की आंसर है आदत, आपको समझ में आ गया, अब आप उस आंसर को कॉपी कर रहे हैं, इसका मतलब यू आर नॉट यूजिंग योर ब्रेन, आप उसको वापस से रिकॉल नहीं कर रहे हैं, वो स्टूडेंट कभी जिंदगी में नंबर नहीं लेके आ सकता, वो हमेशा ही इस तरह से ही चलता रहेगा उसका मामला। लेकिन आपको समझ में आ गया, स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी लिखने में पर्सनल, क्योंकि आपको पता है यार मैंने समझ लिया, अब मुझे खुद से लिखना है पूरा, तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा इरिटेशन होता है, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे वो हैबिट में आ जाता है कि हम लोग अपने दिमाग को इतना प्रिपेयर कर लेते हैं कि यार ये चीज मुझे वापस से लिखनी है तो मैं सब लिख सकता हूँ वापस से। स्टार्टिंग में कुछ दिक्कत आती है, लेकिन अगर आपको इसको आप प्रैक्टिस में लेके आते हैं तो धीरे धीरे ये चीजें एकदम हमारे अंदर आ जाती है कि अब हम लोगों का पूरा लिखने में दिक्कत, और यही प्रॉब्लम होती है आपके साथ एग्जाम में। अभी आपने यहाँ पे कॉपी कर लिया, फिर आप लोग पढ़ते हो तो आप सोचते हो मैंने रिवाइज कर लिया, पर एक्चुअल में वो चीज होती नहीं, क्योंकि सामने दिखने में समझ में आ रहा होता है, लेकिन जब आप लोग लिखने बैठते हो तब आप, कई बार आपके साथ में ऐसा इंग्लिश ऐसे में भी होता होगा, आपको आता सब कुछ है, स्टोरी पूरी याद है, बट यू आर नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट वर्ड फॉर द पर्टिकुलर मोमेंट। यस और नो? क्यों दिक्कत ये है? क्योंकि आपने कभी उसको बोला नहीं, उसने आपको लिखा नहीं, तो आप जब वहां पे लिखने बैठे तो आपको याद नहीं आता कि इस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए मैं वर्ड्स कौन सा यूज करूं। आप समझ में तो आ रहा है कि हाँ वो ऐसा कर रहा है, ये दिक्कत होती है, ये प्रैक्टिस का मैटर है, ये समझने का या वो कोई दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत ये है कि जब आप लिखने बैठते हैं तो आपको समझ नहीं आ रहा कि यार इस क्वेश्चन का स्टेप कैसे लूंगा, मैं क्या लिखूं इसके आगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको एग्जाम से पहले रिकॉल नहीं किया। तो जब एग्जाम से पहले सही से नहीं लिख पा रहे हो बिना देखे, तो एग्जाम में जाके कौन सा मैजिक हो जाएगा? वहां पे भी तो सेम प्लेस है, वही तो स्टेट है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग। समझ में आ गई बात? तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला याद करने का पहले तरीका बताता हूं। सबसे पहले ए यूनियन बी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अच्छा आप ध्यान देखिए, मैंने प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला स्टार्ट कर दिए हैं, यहां से दिख रहा है, आपको दिख ही रहा होगा। इससे पहले नॉर्मल फॉर्मूला क्वेश्चंस चल रहे थे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए और बी है ना यूनियन में, ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये क्यों आता है, कैसे आता है, मैं समझाऊंगा, पहले आप फॉर्मूला याद करिए। अच्छा इसको याद करने का एक और तरीका ये है, तो आप इसको इधर भेज दीजिए, या तो ऐसे याद कर लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है? पी ए प्लस पी बी। ऐसे याद कर लीजिए, पर ओरिजिनल फॉर्म में ये ऐसा है। समझ में आया ना? करेक्ट है। अच्छा एक और बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, तो मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे? यूनियन ही पूछ रहा हूं, है ना। अब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये चीजें आपके सामने वर्ड्स की फॉर्म में भी आएगी। अब ध्यान दीजिए, हेलो, देखिए, तो अब आपके पास में जैसे ये आया, अब मैं आपसे इसमें एक केस बता रहा हूं, मुझे बताना, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, बताइए, तो मुझे बताइए ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो फाई नहीं होगा क्या? तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट? 0। तो मुझे बताइए फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या आप इसको लिखेंगे क्या? क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि फेवरेबल कंडीशन 0 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कुछ भी हो जाए क्या फर्क पड़ना है उससे। तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी ओनली व्हेन, ऐसा पूछा जाता है इन वाइवा क्वेश्चन, इन एमसीक्यू क्वेश्चन एंड एट सेवरल प्लेसेस। क्या बोला जाता है कि A union B is equal to probability of A and probability of B, what will be the desired condition for this? तो आपको ऑप्शंस पे लिखा हुआ होता है, तो फिर आपको बताना होता है कि A and B अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये, अच्छा ओरिजिनल फॉर्मूला तो यही है, समझ में आया? अब ये 0 क्यों हो रहा है बताइए? क्योंकि A और B में कुछ कॉमन, तो ये 5 हो जाएगा। 5 मतलब उसमें नंबर ऑफ आउटकम 0 आ रहे हैं, कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, तो 0 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी उसकी। वो अगर प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी तो फिर ये पूरा आंसर हमारे सामने मिलेगा। अंडरस्टूड? पहले आप यहां तक लिखिए, फिर आगे के फॉर्मूलास लिखवाता हूं।